हेलो गाइस। तो आपको पता ही होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको नेचुरल कैलेमिटी जो हमारी चक्रवात थी साइक्लोन के बारे में पढ़ाया। आज और भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे बाढ़ से। तो बाढ़ क्या होता है, पहले हम बाढ़ के बारे में जानते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र को अस्थायी रूप से जलमग्न होना बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़ की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई, किसी निश्चित क्षेत्र को अस्थायी रूप से जलमग्न या फिर जल से डूब जाना बाढ़ कहलाता है, जिससे क्या हो, जन धन की हानि हो। जन मतलब कि लोगों की, और धन मतलब कि मनी, पैसे की हानि हो। और एक फैक्ट इसमें ऐसा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/8 जो भाग है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। कितना भाग? 1/8वां भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वह बाढ़ से प्रभावित होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने के लिए। पेपर में डायरेक्टली ऐसा पूछ लेंगे, या तो ऐसा पूछेंगे कि जो भारत के कुल क्षेत्रफल है उसका कितना भाग प्रभावित है बाढ़ से, तो 1/8। और अगर आपको ऐसा पूछें कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के हिसाब से कितना हेक्टेयर लैंड प्रभावित है, तो आप इसको बोलेंगे 40 मिलियन हेक्टेयर। तो जो सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित राज्य है वो अपना बिहार है। आपने हमेशा सुना भी होगा कि बिहार में अक्सर बोलते हैं कि बिहार में बाढ़ आ गई और ऐसा वैसा। तो 73% जो हिस्सा है वो बिहार का, वो उसमें बाढ़ आ ही जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, बाढ़ की तो मैंने आपको परिभाषा बताई दी है। अब बाढ़ के प्रकार भी आप लोग देख लीजिए। तो बाढ़ के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे नदी की बाढ़, फ्लैश की बाढ़, तटीय बाढ़, या शहरी बाढ़। अब नदी की बाढ़ क्या होती है, जैसे कि भारी वर्षा हो गई और भारी वर्षा के कारण नदियों का जो है जल स्तर वो अचानक अत्यधिक अपना उसमें वृद्धि हो गई। अब फ्लैश बाढ़ क्या है? फ्लैश बाढ़ में, फ्लैश शब्द आप समझ रहे हो ना, अचानक, बहुत तेज। फ्लैश शब्द से आप समझिए, ये इस फ्लैश शब्द से आप ध्यान से कनेक्ट कीजिए कि फ्लैश बाढ़ क्या होती है, फ्लैश फ्लड क्या होती है। तो बादल फटते हैं जब अचानक से आई विनाशकारी बाढ़ को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश बाढ़ कहते हैं। या फिर डैम के गेट खोल दिए, है ना, ये पानी का जो रुख है वो मोड़ दिया। तो अचानक ऐसे बाढ़ जो आती है ना एकदम कम समय में ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश बाढ़। एक होती है तटीय बाढ़। अब तटीय बाढ़ कहाँ पे आएगी? ये समुद्री एरिया में आएगी। तटीय बाढ़ कहाँ पे आएगी? समुद्री एरिया। तटीय मतलब कि कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन एरिया में जो बाढ़ आएगी वो हमारी चक्रवात या समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण जो बाढ़ आएगी उसको हम तटीय बाढ़ बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है शहरी बाढ़। अब शहरी बाढ़ में क्या होगा? शहरों में जल निकाई या फिर जल निकासी की कमी, या फिर जिसको जल निकासी या फिर ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसमें कमी आती है। उसकी कमी के कारण क्या होता है, शहरों में, ये शहर जो है शहरों में जल जल भर जाता है बहुत अधिक मात्रा में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शहरी बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, शहरी क्या बोलते हैं? शहरी बाढ़ बोलते हैं। इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अपना एक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये क्या है? बाढ़ प्रभावित है। कैसे बाढ़ प्रभावित है? इसमें ये सर्वाधिक सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये जो एरिया है जो आपको दिख रहा है, ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लगभग कितना है ये? 60%। 60% जो एरिया है वो यहाँ का बाढ़ से प्रभावित है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या क्या, कौन कौन से राज्य आएंगे? तो आपको पता होगा गंगा नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है। गंगा का मैदान आपने देखा ही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश से निकलती है ये। इसमें झारखंड आ जाएगा, ठीक है, झारखंड आ जाएगा। ठीक है, बिहार बिहार आ गया, झारखंड आ गया, है ना, उड़ीसा आ गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंग पश्चिम बंगाल आ गया। और पूर्व उत्तरी राज्य, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है तो आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, है ना, नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, ऐसे नागालैंड वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आ गई। इतना आपने वो फुली देख लिया, नागालैंड आ गया, सिक्किम आ गया, है ना, और गंगा का जो मैदान है वो आ जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र में, और ये 60% जो एरिया है ये बाढ़ से प्रभावित हो जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। इसके बाद मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीप क्षेत्र, मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीप क्षेत्र, ये अपना ये जो है ये, इसको ऐसा कर लीजिए, ये नक्शा समझ लो आप। तो ये मध्यवर्ती या प्रायद्वीप जो क्षेत्र है अपना, ये भी इससे प्रभावित होता है। इसमें क्या 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 आ जाएगा आपका, इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा आपका, इसमें गुजरात आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा इसमें आपका, है ना, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा इसमें आपका, है ना, उड़ीसा, उड़ीसा आ गया आपका, है ना। और क्या क्या आ जाएगा इसमें, उड़ीसा के अलावा अपना आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ गया इसमें, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ गया। तो ये जो है, ये जो एरिया है मध्यवर्ती प्रायद्वीप क्षेत्र में अपना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी इसमें आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो ये सब क्षेत्र मध्यवर्ती प्रायद्वीप में जाएंगे। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, करीबन 60%। अब होपफुली मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा या सुन भी सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए, तो इससे क्या है आपको सहूलियत मिलेगी और समझ में भी आएगा, है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया है। हाँ, और क्या होता है, बाढ़ आने के कारण भारी बारिश हो गई, नदी के प्राकृतिक मार्ग में परिवर्तन आ गया, बांध टूटना आ गया, सुनामी, वनों की कटाई, तो ये सब बाढ़ आने के कारण है। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक है जिसको हम देखने जा रहे हैं वो हमारा है अगला टॉपिक, भूस्खलन। अब भूस्खलन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको? लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है भूस्खलन में, तो जो चट्टानों या मलबे या मिट्टी के ढलान की नीचे की ओर तेजी से खिसकना। जब आपने ध्यान दिया होगा उत्तराखंड साइड आप लोग ने ट्रेवल किया होगा, या फिर नॉर्थ जो ऊपरी हिस्सा है अपने भारत का, ये जो ऊपरी हिस्सा है आप गए होंगे नॉर्थ एरिया में, ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर ये घटनाएं अधिकांश होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि चट्टानों के टुकड़ों, कचरा, मलबा, मिट्टी, पत्थर के कण का पानी के साथ बहकर आना ही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। ठीक है, अब लैंडस्लाइड का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है कि भारी बारिश आ गई, भाई साहब भारी बारिश आ गई, बादल फट गए या भूकंपीय हलचल हो गई। तो मानवीय कारक कैसे हो गए? सड़क का निर्माण, ब्रिज निर्माण, परमाणु विस्फोट, इन सब के कारण भी क्या होता है? लैंडस्लाइड आता है। अब लैंडस्लाइड के कारण क्या हो सकता है, इसके प्रभाव क्या है? लैंडस्लाइड के प्रभाव क्या है? तो लैंडस्लाइड के प्रभाव देखिए, मैं बताता हूँ आपको लैंडस्लाइड के प्रभाव क्या है। एक तो प्राकृतिक सौंदर्यता में कमी आएगी, सौंदर्य कम होगा, प्राकृतिक सौंदर्य वो क्या होगा? कम होगा। और क्या होगा? मार्ग मार्ग बाधित होंगे हमारे। ठीक है, जनधन की हानि तो होगी, जनधन की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, जनधन की भी हानि होगी। और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये भूस्खलन के कारण होता है। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने के लिए बात नहीं है, बस आपको ये परिभाषा याद करनी है कि चट्टानों के टुकड़ों, कचरा, मलबा का पानी के साथ बहकर आना ही भूस्खलन कहलाता है। और इसमें जैसे आपको पता ही है कि भूस्खलन अधिकांश कहाँ पे होगा? ये जो अपना नॉर्थ वाला जो एरिया है, ये अपना जो नॉर्थ वाला, जैसे ये नक्शा है, ये सपोज कीजिए ये नक्शा है अपना, ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये अपना ऊपर वाला एरिया, जैसे जम्मू, ये कहा, ये यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर पूर्व ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया आ जाएगा, यहाँ का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो आ जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
तो ये जो एरिया है अपना, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये जो एरिया है यहाँ पर भूस्खलन आम बात है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है सूखा। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा कौन कौन से एरिया में आता है। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि भूस्खलन जनरली कौन से क्षेत्र में आएगा, नॉर्थ रीजन में आएगा, अपने उत्तरी क्षेत्र में आएगा, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, हिमाचल, हिमाचल का क्षेत्र आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। अब हम आते हैं अगला टॉपिक। जैसे कि आपको इमेज को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा अगला टॉपिक सूखा है। तो सूखा किस कारण होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सूखे का अर्थ क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश ना होना। अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा होगा। आप परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि सूखे का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश का ना होना ही सूखा होता है। अब क्या होता है, मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे सूखाग्रस्त करार कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि क्राइटेरिया क्या है, जब वार्षिक वर्षा औसत में जो अपना 75 सेंटीमीटर, परसेंट की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर कर लेना, बारिश अगर अपनी 75 सेंटीमीटर से कम होगी तो उस एरिया को हम क्या है, सूखाग्रस्त मानते हैं। सूखाग्रस्त एक कारण तो ये हो गया कि 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो गई, और मौसमी दशाओं के कारण भी सूखा हो सकता है ना। 50% फसल को अगर हानि हो गई तो भी हम सूखा हो जाएगा ना, जैसे 50% फसल का नुकसान हो गया तो भी वो एक प्रकार का सूखा ही है ना। ठीक है, तो होपफुली आपको सूखे की परिभाषा समझ में आ गई। अब सूखे के लिए भी इनने एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है। एक 25%, एक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, एक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और एक हमारा 50 से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सूखा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सूखा। क्या बोल देंगे, सूखा बोल देंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो उसको हम बोल देंगे मध्य सूखा। क्या बोल देंगे, मध्य सूखा। अब मैं मिटा रहा हूँ उसको क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 50 सेंटीमीटर से कम है बारिश तो ये मध्य सूखा हो गया, और फिर 50 से 75 सेंटीमीटर से कम अगर है तो हम इसको काय में लेंगे, स्थायी सूखा में लेंगे। स्थायी सूखा ये काय में आएगा, स्थायी सूखा में आएगा। 50 से 75 सेंटीमीटर से कम काय में आ जाएगा, स्थायी सूखा में आ जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। और अब मैं कुछ क्षेत्र बता रहा हूँ जो सूखा प्रभावित है। सूखा प्रभावित जो क्षेत्र मैं बताने जा रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में मारुस्थल क्षेत्र होगा, राजस्थान में जो अपना क्या होगा, डेजर्ट क्षेत्र होगा, मरुस्थली क्षेत्र होगा, वो सूखा होगा। गुजरात में कच्छ वाला जो एरिया होगा, गुजरात का जो कच्छ है वो वाला क्षेत्र सूखा होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में लातूर, महाराष्ट्र का लातूर सूखा होगा। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का कौन सा, बुंदेलखंड। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की रॉयल सीमा क्षेत्र, तो ये सूखा एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको सूखे के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आपने हो सकता है लिख लिया हो, उसको नहीं भी लिखा हो तो आप वीडियो को बैक करके इसको सुन लेना। ठीक है, वैसे कि मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में मैं आपको पहुँचा दूँ। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में, पढ़ते हैं अब हम। तो भूकंप के बारे में, भैया भूकंप तो सबने सुना होगा कि भूकंप ये वो फलाना ढिमकाना, तो लेकिन इसकी सही डेफिनेशन क्या है भूकंप की। तो ये जो भूकंप हमारा आता है वो जनरली क्यों आता है, कैसे आता है। देखो जो हमारी ये, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इधर इधर पे समझाता हूँ आपको। ये हमारी अर्थ सरफेस का जो ऊपरी भाग है इसको हम भूपर पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी, ये वाली लाइन जो दिख रही है। अब इसके अंदर ये क्या रहेगी, चट्टान रहेगी, ये ऐसी चट्टान रहेगी, चट्टान रहेंगी, और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, मैग्मा या लार्वा रहेगा। अब ये मैग्मा और लार्वा क्या करते हैं, इनका तापमान कितना रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कि 1500 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक इनका क्या रहता है, तापमान रहता है।
ठीक है, अब होगा क्या कि इनमें ऊपर की ओर वेव बनेंगी, तरंगे बनेंगी, तो ये यहाँ पर दाब लगाएंगी। क्या लगाएंगी? दाब। तो जिससे क्या होगा, ये चट्टानों में आपस में मूवमेंट होगा। क्या होगा? मूवमेंट। और आपको पता ही है कि जो हमारा भूकंप है वो टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसको हम विवर्त विवर्तनिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी। टेक्टोनिक प्लेट्स की घटना के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि नीचे क्या है? मैग्मा है। ये नीचे क्या है? हमारा मैग्मा है। ये ऊपर की ओर क्या क्या कर रहा है? ऊपर की ओर इसमें टेम्परेचर हाई है, तो ऊपर की ओर तरंगे हो रही हैं, जिसके कारण क्या है? चट्टानों में मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? चट्टानों में मूवमेंट हो रहा है। तो अत्यधिक तापमान के कारण तरंगे जो है वो ऊपर की ओर चट्टानों की तरफ दबाव बनाती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? चट्टानें आपस में मूवमेंट करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है? भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया इसको। जी, अब देखिए, अब भूकंप की हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो भूकंप की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। भूकंप की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कम मतलब कि ये इंसानों को सुनाई नहीं देगी। 20 हर्ट्ज से कम है ये, जैसे कि बिल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको सुनाई देती है, ये इंसानों को सुनाई नहीं देती। और जो 20 हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति है, हम इसको क्या बोलते हैं? अश्रव्य तरंग बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? 20 हर्ट्ज से आवृत्ति जो कम है ना, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति है, इसको हम क्या बोलते हैं? अश्रव्य तरंग। इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। अश्रव्य तरंग। अश्रव्य अश्रव्य तरंग। नोट डाउन कर सकते हैं आप। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अश्रव्य तरंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। ये मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं भूकंपीय तरंग। एक तो होती है प्राइमरी, जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं। दूसरी सेकेंडरी होती है, जिसको हम द्वितीय बोलते हैं। और तीसरी जो होती है वो लॉन्ग वेव होती है। लॉन्ग वेव होती है, इसको काट दीजिए, इसमें लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव मतलब दीर्घ तरंग। तीसरी होती है दीर्घ तरंग। तो अब होता क्या है कि जो प्राथमिक तरंग है, इसकी गति क्या होगी? प्राथमिक तरंग की सबसे तेज होगी। यहाँ पर गति क्या होगी इसकी? प्राथमिक तरंग की गति क्या होगी? सबसे तेज। प्राथमिक तरंग की बात चल रही है, इसकी गति सबसे तेज होगी। ऊपर मैंने एरो से दर्शा दिया है। और ये क्या होगी? पृथ्वी सतह पर सबसे पहले पहुंचेगी। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी कौन सी तरंग? प्राथमिक तरंग। और ये तीनों जो माध्यम है उनसे गुजर जाएगी। ठोस द्रव गैस, तीनों माध्यम से यह क्या कर सकती है? गुजर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्राथमिक तरंग। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय तरंग, मतलब कि हमारी सेकेंडरी तरंग के बारे में बात करते हैं। जो हमारी सेकेंडरी तरंग है वो प्राथमिक तरंग की तुलना में इसकी क्या होगी? गति कम होगी। इसकी गति लगभग कितनी होगी? 4.5 किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसकी गति कितनी होगी? 4.5 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति होगी, जो कि प्राथमिक तरंग की तुलना में कम होगी। और यह जो तरंग रहेगी वो मतलब कि लिक्विड माध्यम से नहीं गुजर पाएगी, तरल माध्यम से नहीं गुजर पाएगी। जो प्राथमिक है वो तीनों से गुजर रही है, लेकिन ये जो द्वितीय वाली है ये हमारी लिक्विड माध्यम से नहीं गुजर रही है। अब जो हमारी तीसरी वाली जो तरंग है, जिसको दीर्घ तरंग या लॉन्ग वेव बोलेंगे, यहाँ पर लॉन्ग वेव कर लेना आप लोग, है ना, तीसरे को लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंग। ठीक है, तो ये दीर्घ तरंग रहेगी, ये पृथ्वी पर सबसे धीमी पहुंचेगी। गति क्या रहेगी इसकी? सबसे कम। दोनों की तुलना में इसकी गति क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। वो जो इसकी स्पीड रहेगी कितनी? 3 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। 3 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। लेकिन ये क्या करेगी? ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगी। क्या करेगी? ये वाली दीर्घ तरंग सर्वाधिक नुकसान करेगी, क्योंकि इसका जो आयाम होता है वो हाई होता है, इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो हाई होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो आपने तीनों तरंग के बारे में पढ़ लिया है। अब भूकंप की तीव्रता को मापने के बारे में हम पढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता कैसे मापेंगे? अब इसमें तो सिर्फ 2 लिखा है, मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, 2 और पढ़ाऊंगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन हम कैसे करते हैं। एक तो रिक्टर स्केल पैमाना में करते हैं, एक मर्केली स्केल में इसका करते हैं हम पैमाना। अगर रिक्टर स्केल पे 1 लिखा है तो ये कम विनाशकारी भूकंप है, और अगर 10 तक की रेंज गई तो ये महाविनाशकारी हो जाएगा। ऐसी मर्करी स्केल में है, 1 है तो कम विनाशकारी भूकंप है, 12 है तो
अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होगा। तो रिक्टर स्केल, मरकरी स्केल, इसके अलावा हमारा फेरल स्केल होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें भले ही नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं कि फेरल स्केल भी भूकंप तीव्रता मापन के लिए होता है। फेरल स्केल, फेरल स्केल भी भूकंप तीव्रता मापन के लिए होता है। आप ध्यान दीजिए, फेरल स्केल भी भूकंप तीव्रता के मापन के लिए होता है। और सिस्मोग्राफ से भी हम भूकंप की तीव्रता मापन करते हैं। किसके और किसके थ्रू करते हैं? सिस्मोग्राफ के थ्रू। सिस्मोग्राफ एग्जाम में ये हो सकता है आपको 3 ऑप्शन दे दें कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं, उसमें सिस्मोग्राफ और 3 अन्य ऑप्शन दे दें तो सिस्मोग्राफ लगाओगे। ऐसे रिक्टर स्केल के साथ कोई अन्य 3 दे दें तो आप रिक्टर स्केल लगाओगे। तो ऐसे ही आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है। अब भूकंप की तीव्रता के आधार पर जोन भी बांटे गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। हम ये देखिए भूकंप की तीव्रता के लिए जोन है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा जोन 1 और 2 है, ये सबसे कम खतरे वाला है, ये सुरक्षित है। इसमें मध्य भारत का क्षेत्र आ जाएगा, सेंटर वाला क्षेत्र आ जाएगा, इसमें मध्य भारत का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, जोन 3 जो हमारे जो ये यहाँ पे अब देख सकते हैं आप, ये हमारा जो जोन 3 है जो मॉडरेट रिस्क है, इसमें ये सामान्य भूकंप वाले क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, केरल आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे? एमपी आ जाएगा। ठीक है, मॉडरेट वाले में उत्तर, इसमें भी भले ही मध्य भारत में आ रहा है लेकिन मॉडरेट में भी इसको ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश आ जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, एमपी का भैया छत्तीसगढ़ आ जाएगा, है ना, उड़ीसा आ जाएगा, केरल आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे? मॉडरेट में जाएंगे। आप नोट डाउन करते जाइए, मेरे पे इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जोन 4 में हाई रिस्क आ गए। हाई रिस्क कहाँ पे आएंगे? तो दिल्ली में आपने सुना ही होगा भूकंप की तीव्रता ज़्यादा रहती है ना। हिमाचल प्रदेश में भी देखा होगा आपने, ऊपर का जो एरिया है, नॉर्थ वाला जो एरिया है ना, हाई रिस्क एरिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र अपना सिक्किम, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी क्या है? ये हाई रिस्क जोन है भूकंप के लिए। और 5वां है जो सबसे ज़्यादा गंभीर भूकंप वाला क्षेत्र है, वो कौन सा है? गुजरात और उत्तराखंड। सबसे हाई वाला जोन 5 में कौन आएगा? गुजरात और उत्तराखंड आएंगे। कौन आएंगे? गुजरात और उत्तराखंड। होपफुली आपको ये भूकंप वाला सेक्शन समझ में आ गया है। तो अगर भूकंप वाला सेक्शन समझ में आ गया है तो हम ज्वालामुखी वाले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसको ऐसा करके बताना पड़ रहा है आपको। ये अब आते हैं, आप नोट डाउन करते जाइए। अब यहाँ पर ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं, तो ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त और एक होता है मृत। अब सक्रिय जो ज्वालामुखी होता है उसकी परिभाषा क्या होगी? तो ये ऐसा ज्वालामुखी होता है जो हाल ही में फटा हो या वर्तमान में फट रहा हो या बहुत ही जल्दी फटने वाला हो, इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। इसका उदाहरण है बैरन द्वीप जो अंडमान में है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? ज्वालामुखी का ऐसा प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम डोरमेंट भी बोलते हैं, कि ऐसा प्रकार है जो लंबे समय से शांत है। बहुत टाइम से ये क्या है? ये वाला ज्वालामुखी बहुत टाइम से अपना शांत है, लेकिन शांत तो है लेकिन ये बहुत जल्दी फटने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्दी फटने वाला है। तो इसका उदाहरण नारकोंडम है। अब मृत ज्वालामुखी है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ज्वालामुखी होते हैं कि जो कई साल से फटे नहीं है और भविष्य में भी ये फटेंगे नहीं, इनमें विस्फोट की संभावना नहीं है। जैसे कि घिनौघर की पहाड़ी। ठीक है, जैसे कि घिनौघर की पहाड़ी। अब होपफुली आपको ये ज्वालामुखी के बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है आपको ज्वालामुखी के बारे में, कि जैसे कि ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी फट गया, ये यहाँ से ये ज्वालामुखी फट गया नीचे से। ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी फट गया, तो ज्वालामुखी से लावा जब ठंडा होता है, ये ज्वालामुखी जब क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। तो ज्वालामुखी जब ठंडा होगा, तो जब ठंडा होता है तो ये ठंडा होने के बाद काले रंग के पत्थर या चट्टान में बदल जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान।
आग्नेय चट्टान जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो ये आग्नेय चट्टान जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं, ये क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ये ठंडा होकर धीरे धीरे काले रंग के पत्थर या चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। कई सालों तक ये परिवर्तन होने में बहुत समय लग जाता है इसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काले, जब ये काला रंग में परिवर्तित हो जाता है चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में, तो हम इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बसाल्ट, बसाल्ट रॉक या बसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो बसाल्ट चट्टान जब टूटती है, ये बसाल्ट चट्टान जो है, बसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी बनती है। जी हाँ, हमारी कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण कब होता है? तो ज्वालामुखी, इसको ज्वालामुखी की मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये लावा से बनती है जब लावा ठंडा होता है। तो बसाल्ट रॉक के टूटने से हमारी काली मिट्टी बनती है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दूसरे टाइप की चट्टान ज्वालामुखी से कौन सी बनती है? ठीक है, जब आग्नेय चट्टान लंबे समय तक, ये कौन सी हमारी आग्नेय चट्टान, जब आग्नेय चट्टान लंबे समय तक उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है तो उसमें क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? आपस में रासायनिक क्रिया होती है। तो वो अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेती है। क्या कर लेती है? संरचना में परिवर्तन हो जाता है इनकी। तो इनकी संरचना में परिवर्तन के कारण ही कौन सी चट्टान बनती है? कार्यांतरित चट्टान, मतलब कि जिसकी काया ही बदल गई, जिसकी काया ही बदल गई, उसको क्या हम बोलते हैं? कार्यांतरित चट्टान बोलते हैं उसको हम। कौन सी चट्टान बोलते हैं? कार्यांतरित चट्टान, जिसको इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फिक रॉक। तो कैसे बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक को हम हिंदी में बोलते हैं कायांतरित चट्टान, जिसकी काया ही बदल गई। तो किसके कारण होता है? जब आग्नेय चट्टान लंबे समय तक उच्च ताप उच्च दाब में रहती हैं और आपस में रासायनिक क्रिया करके अपनी संरचना काया में परिवर्तन करती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं वो बनती है। मेटामॉर्फिक का मतलब कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित चट्टान है। अब कायांतरित चट्टान के उदाहरण क्या है? तो कायांतरित चट्टान के उदाहरण है संगमरमर। आपने देखा होगा, देखा है? संगमरमर ताजमहल में भी लगा होगा। संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब काय के उदाहरण है? कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, अब तीसरे टाइप की चट्टान है, ये कौन सी होगी? तो ये तीसरे टाइप की चट्टान जो हमारी होगी अपसादी चट्टान। कौन सी होगी? अपसादी चट्टान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? चट्टान के टूटने या हवा पानी के साथ आए पदार्थ लंबे समय तक जवाब से अपसादी चट्टान बनती है। तो इसमें क्या होता है कि जब लंबे समय से हवा पानी के साथ आए पदार्थ का जमाव हो जाता है तो उनसे क्या बनती है? अपसादी चट्टान बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा चूना पत्थर आपने देखा होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के कारण होता है क्योंकि चट्टानों में कई सालों से हवा पानी और अन्य पदार्थों का चट्टानों पर क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। ये चट्टान मान लो, यहाँ पर मान लो जमाव हो गया कई सालों से। ठीक है, चूना पत्थर हो गया इसका उदाहरण। एक हो गया बलुआ पत्थर भी काय का उदाहरण है हमारा? सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपसादी चट्टान बोलते हैं, बलुआ पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा तीनों टाइप के चट्टान हमने ज्वालामुखी से उत्पन्न जो होते हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर बहुत ही जल्द आएंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर बताइए, और जो भी सुधार की ज़रूरत हो तो मैं इस पर सुधार करूँगा। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों तक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।